बहुत स्वागत है। आप एबीपी न्यूज देख रहे हैं। मेरा नाम रोबिका लियाकत है और कार्यक्रम हुंकार की शुरुआत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में अब पश्चिम से लेकर पूरब तक चुनावी घमासान छिड़ गया है। पश्चिम के 11 जिलों में 5 दिनों के बाद वोट डाले जाएंगे। उधर पूरब के गोरखपुर में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी हुंकार भर दी है। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहर सीट से आज अपना चुनावी पर्चा दाखिल कर दिया। ये पहला मौका है जब योगी विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इस मौके पर अमित शाह ने यह दावा किया कि यूपी में बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतकर एक बार फिर से सरकार बनाएगी। अमित शाह और योगी जहां पूर्वांचल में जीत का दावा कर रहे थे, वहीं पीएम मोदी वेस्ट यूपी के 5 जिलों में वर्चुअल रैली कर रहे थे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी वेस्ट यूपी के आगरा में जीत की हुंकार भर रहे थे। अखिलेश का दावा है कि न सिर्फ बीजेपी हारेगी बल्कि खुद योगी भी गोरखपुर में हार जाएंगे। पश्चिम में बीएसपी अध्यक्ष मायावती और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी हैं। तो किसके दावे में कितना दम है, आज की हुंकार इसी पर। लेकिन पहले आप देख लीजिए किसने कैसे हुंकार भरी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी यहाँ से कम लाखों लाख मतों से जीतेंगे। नकली समाजवादी आपको भूखा छोड़ेंगे। मुफ्त इलाज की जो सुविधा हमारी सरकार ने दी, ये परिवार के सुख के लिए जीने वाले लोग उसको भी बंद करा देंगे। कि जहां परिवार के सदस्य अपने परिवार के सदस्यों को बचाने के लिए दवाइयां ढूंढ रहे थे, महंगी दवाइयां मिल रही थी, और वो तस्वीर कोई नहीं भूल सकता है कि जहां एक परिवार दूसरे परिवार को कैसे ऑक्सीजन दे रहा था। मैं आज उत्तर प्रदेश की जनता को कहने आया कि आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के शासन में, योगी जी के शासन में जेल की सलाखों के पीछे। जो लोग ये कह रहे थे कि अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग गए, गुंडे बदमाश उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए, क्या छोड़ते समय उन्हें वैसे दिखाई दे रहा था? बीजेपी सरकार की भी दलितों व अन्य पिछड़े वर्गों के प्रति जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है। और इस बार गोरखपुर की जनता ने तय किया है, जब चुनाव होगा तो आप देख लेना, वहाँ की जनता बुनियादी। ये बात आप तमाम को मैं गोशेगुजार कर रहा हूं कि आखिर ये कौन लोग हैं जो गोली पर भरोसा करते हैं, बैलेट पर नहीं करते। आखिर ये कौन लोग हैं जो इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि इनको इस संविधान पर एतमाद नहीं रहा, उनको अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के खिलाफ हैं, जो इतनी नफरत पैदा करते हैं। आखिर ये कौन लोग हैं? मैं इसको सियासी गुफ्तगू नहीं करूंगा, ये सबके लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि जहां तक मुझे मालूम कि मैं 2 मर्तबा का विधायक हूं, 4 मर्तबा का सांसद हूं, और अगर इस तरह से अगर राजनीति आगे बढ़ेगी कि टोल गेट पर गाड़ी रुकती है और 4 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं, आखिर इन नौजवानों को ये कैसे रेडिकलाइज हुए? और मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने ये रेडिकलाइजेशन सैयद कुतुब की किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए, अब्दुल्ला अजाम की किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए, या अयमन अल ज़ोहरी की किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए? इसीलिए मैंने सरकार से 2015 में कहा था कि इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट एमएचए में, उसमें तमाम मजाहिब के लोगों का एक काउंटर रेडिकल सेल बनाइए आप। और सर, ये रेडिकलाइज हो चुके हैं तो भारत की इससे राइट विंग कम्युनिज्म और टेररिज्म बढ़ेगा। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जो गलती एनडीए 1 में की थी, आप वही करने जा रहे हैं। आपको नुकसान होगा, आपकी सरकार को नुकसान होगा, देश को तो, देश की सालिमियत को खतरा तो पैदा हो रहा है। सर, मैं आपके जरिए से सरकार को यह भी बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने ये रेडिकलाइजेशन किया है, आप इस पर गौर करिए, इन पर यूएपीए क्यों नहीं लगाते आप? अगर कोई स्पीच देता है, अगर कोई फेसबुक पर किसी क्रिकेट मैच पर किसी टीम की तायीद करता है तो यूएपीए लगता है।
एक सिटिंग एमपी के ऊपर यूएपीए नहीं लगेगा सर, मैं सरकार पर छोड़ता हूं। सर चौथी बात यह है कि रेडिकलाइजेशन की जब बात होती है, हमने यहां पर एक कांग्रेस के बड़े नेता से सुना कि दो भारत हैं दौलत के एतबार से। नहीं सर, भारत की दौलत मोहब्बत है, भारत की दौलत पैसों की दौलत नहीं है, भारत की दौलत मोहब्बत है। हां, दो भारत हैं, एक मोहब्बत पर जो पिछले कई वर्षों से आबाद है और एक नफरत पर भारत बन रहा है। तो क्या आप दौलत की भारत की मिसाल देंगे या मोहब्बत की भारत की मिसाल देंगे? अगर मोहब्बत की भारत की मिसाल देंगे तो उसमें आपको मेरी जबान को रोकने के लिए गोली चलाने की जरूरत नहीं है। इस दो भारत को समझने की जरूरत है। सर खत्म, सर मुझे खत्म, सर सुनिए सर, मैंने करीब से 6 फीट से गोलियां देखी, मुझे बोलने दीजिए सर। हो सकता है कि कल दिन ना देखूं मैं, अगर मैं यहां पर नहीं बोलूंगा तो कहां बोलूंगा सर? आप मुझे प्लीज बोलने दीजिए। सर मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहूंगा कि आप हरिद्वार में, रायपुर में और इलाहाबाद प्रयागराज में मेरे बारे में क्या कहा गया, आपके नाईबी की रिपोर्ट है ना, आप क्यों छुपा रहे उसको? देखिए, मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं, हम सबको जाना है इस दुनिया से, बल्कि मैंने कह दिया कि मैं इस वतन में पैदा हुआ, मेरी मां की कोख से तो जमीन पर लिटाया गया। जब मेरी आंख बंद हो जाएगी तो इंशाल्लाह औरंगाबाद की जमीन मुझे दफनाया जाएगा। मगर मैं आपसे अपील करना चाह रहा हूं सरकार से सर, कि जो कुछ बातें की गई हैं उसको देखिए। मैं जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे। मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूं, मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है, मुझे जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है, और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है, मगर मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता सर। मेरा मानना यह है कि संविधान में अगर देश के गरीबों को, मजलूमों को, अल्पसंख्यक समाज को सिक्योरिटी मिलेगा तो मुझे मिलेगी। आपकी चिंता हमें है ना सर, मैं सिक्योरिटी दे रहे हैं सर आपको नहीं सर, देश के गरीब बचेंगे तो मैं बचूंगा। ओवैसी की जान इखलाक पीलू से बढ़कर नहीं है सर। ओवैसी की जान उस वक्त बचेगी जब गरीब की जान बचेगी। इसीलिए मैं आपके जरिए सरकार से अपील करना चाहूंगा कि सर इस नफरत को खत्म करिए, इस नफरत को खत्म करिए और इस पर आप गौर करिए। मैं नहीं लूंगा सिक्योरिटी, मैं जेड कैटेगरी नहीं चाहता हूं सिक्योरिटी। मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए आप, मुझे एक कैटेगरी का शहरी बनाइए ताकि मेरी और आपकी जिंदगी बराबर हो। जब देश के प्रधानमंत्री पर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, अपोजिशन की तरफ से मैंने कहा था कि गलत हुआ, सब सेकुलर पार्टी के लोगों ने कहा कि ओवैसी तुम क्यों बोले? मैंने कहा नहीं, देश का प्रधानमंत्री मेरा है, सिक्योरिटी ब्रीच हुई तो एक्शन लेना चाहिए। मगर 4 मरतबा के एमपी पर कोई 6 फीट के फासले से 4 गोली चलाता है। मुझे मौत है, हम सबकी मौत है, मगर मैं इन गोली चलाने वालों से डर कर खामोश नहीं बैठने वाला हूं। और मैं दुआ करता हूं कि उत्तर प्रदेश में पुरअमन पोलिंग होगी इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश की जनता गोली चलाने वालों का जवाब बैलेट से देगी, नफरत का जवाब मोहब्बत से देगी और कमजोरों को दबाने का जवाब हिस्सेदारी से देगी। मेरी आपसे गुजारिश है सर कि मुझे जेड कैटेगरी नहीं चाहिए, मैं रिजेक्ट करता हूं। आप इंसाफ करिए सर, उस पर यूएपीए लगाइए। और इनके दिमाग कौन है? 2 लोग रेकी करते हैं, उनको मालूम कि मैं मीरठ की ठोर से आ रहा हूं उस टोल गेट पर, और 6 फीट के फासले पर गोली चलाते हैं। तो आप देख लीजिए सर, आप सरकार के हवाले, अगर आप इंसाफ करना चाहे आप इंसाफ कर सकते, मगर रेडिकलाइजेशन आपको नुकसान पहुंचाएगा और इससे राइट विंग टेररिज्म बढ़ेगा। शुक्रिया सर। तो असदुद्दीन ओवैसी को इस वक्त आप सुन रहे थे। सरकार की तरफ से जेड सिक्योरिटी देने की खबर सुबह आ गई थी। जेड कैटेगरी की सुरक्षा नहीं लूंगा, ये कह दिया असदुद्दीन ओवैसी ने। ये कहा कि मुझे ए कैटेगरी का सिटीजन बना दीजिए, मुझे ए श्रेणी का नागरिक बना दीजिए। जब कहा गया कि ठीक है, आपने अपनी बात, लोकसभा स्पीकर की तरफ से कहा गया कि आपने अपनी बात रख ली, तो उन्होंने कहा कल मुझ पर हमला हुआ है, मुझे बोलने दीजिए, अगर मैं यहां नहीं बोलूंगा तो कहां बोलूंगा, मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं। और फिर उन्होंने कहा कि ये रेडिकलाइज होने वाले लोग कैसे रेडिकलाइज हुए हैं, ये क्यों हो रहे हैं, इसके ऊपर सरकार को गौर करना चाहिए। NDA 1 में मैंने किसी तरह की कुछ सुझाव दिए थे, उनको नहीं माना गया। एक बार फिर से वो सुझाव दे रहा हूं और अब उम्मीद करता हूं कि सरकार जल्दी जागेगी और कुछ करेगी। असदुद्दीन ओवैसी
जिसके ऊपर कल आपको पता है 2 युवकों ने हमला किया था, दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये एक टोल प्लाजा था जहां पर असद की गाड़ी पर हमला किया गया। 2 बुलेट के निशान जो है उनकी गाड़ी पर साफ तौर पर दिखाई दिए। हालांकि वो किसी तरह की कोई सिक्योरिटी रखते नहीं है और अब सरकार की तरफ से जब उन्हें Z कैटेगरी की सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात आई तो उन्होंने कहा मैं नहीं लेना चाहता, मैं आज़ाद रहना चाहता हूं। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज उत्तर प्रदेश में जो नामांकन हुआ है, जो रैलियां अलग अलग हुई हैं, उन पर हम चर्चा कर ही रहे हैं। और प्रेम शुक्ला जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के जुड़ चुके हैं, सुप्रिया श्रीनेत हमें दिखाई दे रही हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की जुड़ चुकी है, घनश्याम तिवारी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, धर्मवीर चौधरी साहब बीएसपी के प्रवक्ता और संगीत रागी साहब प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी शुरुआत आपसे कर रही है और चूंकि अभी अभी असद ओवैसी ने अपनी बात रखी है संसद में, उसी से शुरुआत करना चाहती हूँ। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए, रेडिकलाइजेशन का हवाला देते हुए असद ओवैसी ने सरकार पर सीधे तौर पर हमला किया है। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी पर जिस तरह से हमला हुआ निश्चित तौर पर निंदनीय है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने तत्काल कार्रवाई की है। गोली चलाने वाला गिरफ्तार किया गया और उसने किसके कहने पर गोली चलाई, किस प्रभाव में गोली चलाई, इसकी जांच सुनिश्चित है। किसी पर भी, किसी भी नागरिक पर इस तरह से अगर कोई भी गोली चलाता है तो गोली चलाने वाले को दंडित करना संविधान के और कानून के तहत सरकार का दायित्व और दायित्व का निर्वाह निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। और रेडिकलाइजेशन के बारे में जैसे असदुद्दीन ओवैसी जी ने कहा, निश्चित तौर पर रेडिकलाइजेशन किसी भी समाज का हो वो दुखद है, लेकिन एक दुख की बात और भी है कि असदुद्दीन ओवैसी जी पर गोली चलना जितना दुखद है उतना ही दुखद किशन भरवाड़ की हत्या के लिए मस्जिद से फतवा जारी होना, मस्जिद से जो है रिवॉल्वर दिया जाना और उस मस्जिद से दी हुई रिवॉल्वर से, इमाम द्वारा दी गई रिवॉल्वर से किशन भरवाड़ को सिर्फ इसलिए मार दिया जाना कि उसने कोई एक फेसबुक पोस्ट अपने धर्म को लेकर की थी। इसी तरह से कमलेश तिवारी का मारा जाना भी, वो रेडिकल एलिमेंट्स भी देखे जाने चाहिए। 1990 से लेकर 2014 तक तमाम बम विस्फोट करने वालों के पीछे जो रेडिकल फोर्सेस हैं उनके खिलाफ भी अगर असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग सक्रिय होंगे तो निश्चित तौर पर इस समाज के लिए हितकारी होगा। प्रेम शुक्ला जी, फिर वो अपनी तरफ से कहेंगे कि आप वाले जो रेडिकल्स होते हैं आप उनको माला और फूल से स्वागत करते हैं, यहाँ वाले रेडिकल को आप कहते हैं आप इनकी तरफ नहीं देखते हैं, फिर ऐसे तो बढ़ जाएगा ना हिंदुस्तान। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, नहीं रूबिका जी, मैं कह रहा हूँ जो भी किसी भी रेडिकल एलिमेंट को फूल माला दे रहा है वो गलत कर रहा है। लेकिन याकूब मेमन के जो है जनाजे में नारा लगाने वाले तो एमआईएम के लोग थे ना, और उनके विरुद्ध आज तक असद ओवैसी ने कोई बयान नहीं दिया। इस सत्य से कौन इंकार कर सकता है? 1993 के बमकांड के अभियुक्तों को जमीयत इस्लामी ने सारी कानूनी जो है तो उसका जवाब देने के लिए मैं किसी और को चुन नहीं सकती हूँ। जमीयत इस्लामी ने, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र हो रहा है, हाँ ठीक है, जमीयत इस्लामी के लोग जिस तरह से, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, जमीयत इस्लामी के लोग जब कानूनी मदद मुहैया कराते हैं, जब कंधार अपहरण, विमान अपहरण कांड के अभियुक्तों को मुंबई के अबू आसिम आजमी लुधियाना की अदालत में भी कानूनी मदद उपलब्ध कराते हैं, जब कश्मीर के आतंकवादियों के लिए वैश्विक स्तर पर चंदा जमा होता है और ऐसे चंदा जमा करने वाली शक्तियों को सेकुलर जो है जब लबादा पहनाया जाता है, वह भी निश्चित तौर पर निंदनीय। कोई भी रेडिकलाइजेशन हो, निंदा सबकी होनी चाहिए। रेडिकल किसी भी कौम से आए, किसी भी समाज से आए, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, आइडियोलॉजी को परे रखते हुए, क्या वाकई, क्योंकि आप भी गिना सकते हैं प्रेम शुक्ला जी के लिए और प्रेम शुक्ला जी भी गिना सकते हैं आपके लिए। कोई भी सेम प्लेटफॉर्म पर आज की तारीख में नहीं होगा कि ये रेडिकल है, हम भर्त्सना करते हैं इसकी। गिनवा दिया उन्होंने आपको। नमस्कार रुबिका जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। अगर आप गूगल में एक चीज होती है गूगल ट्रेंड कि भारत में लोग गूगल पर क्या सर्च घनश्याम तिवारी बस एक सेकंड रोक रही है। और चूंकि असद ओवैसी ने अभी अभी संसद में अपनी बात रखी है, खबर हमें ये मिल रही है कि गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को इसी मसले पर लोकसभा में जवाब दे सकते हैं। ओवैसी के काफिले पर हमले के लिए लोकसभा में बयान देंगे गृह मंत्री अमित शाह। सोमवार को लोकसभा में जवाब दिया जाएगा। देखिए, कल शनिवार फिर रविवार 2 दिन संसद नहीं चलने वाली है। मंडे को जानकारी ये मिल रही है कि गृह मंत्री इस पर जवाब दे सकते हैं। घनश्याम तिवारी, अब अपनी बात रखिए आप जल्दी। देखिए, संक्षिप्त में बात रखता हूँ।
अगर आप गूगल पे एक होता है गूगल ट्रेंड कि देश में लोग गूगल पे क्या खोज रहे हैं, अगर आप उसके दो शब्द देखिए हिंदू और मुस्लिम, तो ये भारतीय जनता पार्टी और उसकी प्रायोजित जो बहसें हुई हैं देश में पिछले 7 साल में, ये 70 साल का जुमला यूज करते हैं, पिछले 7 साल में जितनी हिंदू मुस्लिम विवादों पे बहसें भारतीय जनता पार्टी ने करवाई हैं स्वयं प्रायोजित करके, उतना देश में पिछले 70 साल में नहीं हुआ। देश में जब हरिद्वार हेट असेंबली हुआ तो एक आर्टिकल छपा मीडिया में जिसमें हर व्यक्ति, जिसने उसमें भाषण दिए थे लोगों को कत्लेआम मचाने का, हर व्यक्ति या तो भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रमुख नेता का गुरु है, या वो नेता जैसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री एक ऐसे हेट स्पीकर। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज उत्तर प्रदेश में जो नामांकन हुआ है, जो रैलियां अलग अलग हुई हैं, उन पर हम चर्चा कर ही रहे हैं। और प्रेम शुक्ला जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के जुड़ चुके हैं, सुप्रिया श्रीनेत हमें दिखाई दे रही हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की जुड़ चुकी है, घनश्याम तिवारी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, धर्मवीर चौधरी साहब बीएसपी के प्रवक्ता और संगीत रागी साहब प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी शुरुआत आपसे कर रही हूँ, और चूंकि अभी अभी असद ओवैसी ने अपनी बात रखी है संसद में, उसी से शुरुआत करना चाहती हूं। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए, रेडिकलाइजेशन का हवाला देते हुए असद ओवैसी ने सरकार पर सीधे तौर पर हमला किया है। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी पर जिस तरह से हमला हुआ निश्चित तौर पर निंदनीय है, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने तत्काल कार्रवाई की है। गोली चलाने वाला गिरफ्तार किया गया, और उसने किसके कहने पर गोली चलाई, किस प्रभाव में गोली चलाई, इसकी जांच सुनिश्चित है। किसी पर भी, किसी भी नागरिक पर इस तरह से अगर कोई भी गोली चलाता है तो गोली चलाने वाले को दंडित करना संविधान के और कानून के तहत सरकार का दायित्व, और दायित्व का निर्वाह निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। और रेडिकलाइजेशन के बारे में जैसे असदुद्दीन ओवैसी जी ने कहा, निश्चित तौर पर रेडिकलाइजेशन किसी भी समाज का हो वो दुखद है, लेकिन एक दुख की बात और भी है कि असदुद्दीन ओवैसी जी पर गोली चलना जितना दुखद है, उतना ही दुखद किशन भरवाड़ की हत्या के लिए मस्जिद से फतवा जारी होना, मस्जिद से जो है रिवॉल्वर दिया जाना, और उस मस्जिद से दी हुई रिवॉल्वर से, इमाम द्वारा दी गई रिवॉल्वर से किशन भरवाड़ को सिर्फ इसलिए मार दिया जाना कि उसने कोई एक फेसबुक पोस्ट अपने धर्म को लेकर की थी। इसी तरह से कमलेश तिवारी का मारा जाना भी, वो रेडिकल एलिमेंट्स भी देखे जाने चाहिए। 1990 से लेकर 2014 तक तमाम बम विस्फोट करने वालों के पीछे जो रेडिकल फोर्सेस हैं, उनके खिलाफ भी अगर असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग सक्रिय होंगे तो निश्चित तौर पर इस समाज के लिए हितकारी होगा। प्रेम शुक्ला जी, फिर वो अपनी तरफ से कहेंगे कि आप वाले जो रेडिकल्स होते हैं, आप उनको माला और फूल से स्वागत करते हैं, यहाँ वाले रेडिकल को आप कहते हैं आप इनकी तरफ नहीं देखते हैं, फिर ऐसे तो बढ़ जाएगा ना हिंदुस्तान। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, नहीं रूबिका जी, मैं कह रहा हूँ जो भी किसी भी रेडिकल एलिमेंट को फूल माला दे रहा है वो गलत कर रहा है। लेकिन याकूब मेमन के जो है जनाजे में नारा लगाने वाले तो एमआईएम के लोग थे ना, और उनके विरुद्ध आज तक असद ओवैसी ने कोई बयान नहीं दिया। इस सत्य से कौन इंकार कर सकता है? 1993 के बमकांड के अभियुक्तों को जमीयत इस्लामी ने सारी कानूनी जो है तो उसका जवाब देने के लिए मैं किसी और को चुन नहीं सकती हूँ। जमीयत इस्लामी ने, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र हो रहा है, हाँ ठीक है, जमीयत इस्लामी के लोग जिस तरह से, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, जमीयत इस्लामी के लोग जब कानूनी मदद मुहैया कराते हैं, जब कंधार अपहरण, विमान अपहरण कांड के अभियुक्तों को मुंबई के अबू आसिम आजमी लुधियाना की अदालत में भी कानूनी मदद उपलब्ध कराते हैं, जब कश्मीर के आतंकवादियों के लिए वैश्विक स्तर पर चंदा जमा होता है, और ऐसे चंदा जमा करने वाली शक्तियों को सेकुलर जो है जब लबादा पहनाया जाता है, वह भी निश्चित तौर पर निंदनीय। कोई भी रेडिकलाइजेशन हो, निंदा सबकी होनी चाहिए। रेडिकल किसी भी कौम से आए, किसी भी समाज से आए, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, आइडियोलॉजी को परे रखते हुए, क्या वाकई, क्योंकि आप भी गिना सकते हैं प्रेम शुक्ला जी के लिए, और प्रेम शुक्ला जी भी गिना सकते हैं आपके लिए। कोई भी सेम प्लेटफॉर्म पर आज की तारीख में नहीं होगा कि ये रेडिकल है, हम भर्त्सना करते हैं इसकी। गिनवा दिया उन्होंने आपको। नमस्कार गुप्ता जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। अगर आप गूगल में एक चीज होती है गूगल ट्रेंड,
कि भारत में लोग गूगल पर क्या सर्च घनश्याम तिवारी बस एक सेकंड रोक रही हूं, और चूंकि असद ओवैसी ने अभी अभी संसद में अपनी बात रखी है, खबर हमें ये मिल रही है कि गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को इसी मसले पर लोकसभा में जवाब दे सकते हैं। ओवैसी के काफिले पर हमले के लिए लोकसभा में बयान देंगे गृह मंत्री अमित शाह। सोमवार को लोकसभा में जवाब दिया जाएगा। देखिए, कल शनिवार फिर रविवार 2 दिन संसद नहीं चलने वाली है। मंडे को जानकारी ये मिल रही है कि गृह मंत्री इस पर जवाब दे सकते हैं। घनश्याम तिवारी, अब अपनी बात रखिए आप जल्दी। देखिए, संक्षिप्त में मैं बात रखता हूं। अगर आप गूगल पे एक होता है गूगल ट्रेंड कि देश में लोग गूगल पे क्या खोज रहे हैं, अगर आप उसके 2 शब्द देखिए, हिंदू और मुस्लिम, तो ये भारतीय जनता पार्टी और उसकी प्रायोजित जो बहसें हुई हैं देश में पिछले 7 साल में, ये 70 साल का जुमला यूज करते हैं, पिछले 7 साल में जितनी हिंदू मुस्लिम विवादों पे बहसें भारतीय जनता पार्टी ने करवाई हैं स्वयं प्रायोजित करके, उतना देश में पिछले 70 साल में नहीं हुआ। देश में जब हरिद्वार हेट असेंबली हुआ तो एक आर्टिकल छपा मीडिया में, जिसमें हर व्यक्ति जिसने उसमें भाषण दिए थे लोगों को कत्लेआम मचाने का, हर व्यक्ति या तो भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रमुख नेता का गुरु है, या वो नेता जैसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री एक ऐसे हेट स्पीकर के पांव छूते हैं। दूसरे हेट स्पीकर दीपक त्यागी, यतीन नरसिम्हानंद, उन्होंने कहा कि मुझे तो आदित्यनाथ ने बचा रखा है। आदित्यनाथ का खुद का स्पीच है जनवरी 27, 2007 का। तो मैं मानता हूं कि जिस प्रदेश में अमित शाह जैसे गृह मंत्री हैं जो उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर नफरत की बुनियाद खोद रहे हैं, प्रवेश वर्मा के घर पे जो मीटिंग हुई थी, उस प्रवेश वर्मा जो 2 साल पहले उनको इलेक्शन कमीशन ने हेट स्पीच के लिए क्वेश्चन किया था, तो जहां गृह मंत्री हेट की बुनियाद खोद रहे हैं, हेट स्पीच आपके यहाँ वाले नहीं दे रहे हैं क्या? आपने जिन लोगों को टिकट दिया है, आदिल चौधरी, वो हेट स्पीच नहीं है, अपने मुंह से क्या वो शहद टपका रहे हैं? क्या वो गृह मंत्री हैं? नहीं तो गृह मंत्री ने क्या हेट स्पीच दिया? क्यों नहीं? किसे कहा कि इंशाअल्लाह हम आएंगे तो बदला लेंगे? गृह मंत्री ने ये कब कहा? गृह मंत्री है वो। नहीं, मुझे ये बताइए ना, गृह मंत्री ने ऐसे कौन सा हेट स्पीच दिया? सुनिए तो जवाब तो सुनिए। 650 साल से गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी मुगलों से लड़ रही है। प्रवेश सिंह वर्मा के घनश्याम तिवारी जी, इधर उधर मत जाइए ना, मैं आपसे बस एक बात कह रही हूँ। नहीं, मैं आलोचना करना चाहती हूँ। मैं गृह मंत्री के किसी भी ऐसे हेट स्पीच की भर्त्सना करना चाहती हूँ। आप मुझे वो बयान तो बताइए ताकि मैं देश को बता सकूं कि देखिए ये देश के गृह मंत्री हैं जो उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर हेट स्पीच दे रहे हैं। कौन सा वो हेट स्पीच है, आप मुझे बताइए। आदिल चौधरी जैसा कोई हेट स्पीच मुझे बताइए जो अमित शाह जी ने दिया। अब जवाब सुनिए, संक्षिप्त से कहूंगा। देश की राजनीति में 2002 के गुजरात दंगों से जो व्यक्ति उभरे, 2002 के गुजरात दंगों पर मत जाइए सर, ये तरीका ठीक नहीं है। मुझे बात करने दीजिए। नहीं, कोर्ट ने उसमें सीधे तौर पर अपना जजमेंट दे दिया है। सर, टॉक अबाउट टुडे, नो टॉक अबाउट उत्तर प्रदेश। क्यों पीछे भाग रहे हैं आप? अभी भी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। गुजरात दंगों का मामला प्रधानमंत्री मोदी पे अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो कोई क्लीन चिट की बात नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, हेट स्पीच बताइए अमित शाह ने जो अभी दिया है। हेट स्पीच जो प्रवेश सिंह वर्मा के घर पर मीटिंग हुई, हेट स्पीच बताइए जो अमित शाह ने अभी दिया है। ऐसे बीच में सुन लीजिए, एक आधे वाक्य में कोई बात नहीं कही जा सकती, या तो आप सवाल कर लीजिए, मुझे जवाब। मुझे हेट स्पीच बताइए ना सर, कितना टाइम लगता है? प्रवेश सिंह वर्मा के घर पे जो मीटिंग हुई उसकी बुनियाद थी हेट। उसका प्रयास था कि ये कहकर के 650 सालों से मुगलों से भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। आप कोई भी दाल और खिचड़ी पका दीजिए, इसमें तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए, और उसके बाद मेरे 3 और मेहमान हैं। रुकिए ना सर, एक सेकंड जी। देखिए हेट स्पीच की ये बात कर रहे हैं, लेकिन जो हेट बम फोड़ते रहे 12 मार्च 1993 में मुंबई में बम कांड करके 300 से अधिक लोगों को मारने वालों के अभियुक्त अबू हासिम आजमी इनके माननीय नेता हैं, असलम पटनी इनके माननीय नेता हुआ करते थे, और याकूब मेमन के लिए जो नारे लगा रहे थे उसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या मुंबई में थी। तो 93 में जा रहे हैं पिछले कई सालों में। आज की बात कर रही हूँ ना, आप लोग आज की क्यों नहीं बात कर रहे हैं? मैं इसलिए जा रहा हूँ, आप लोग पीछे क्यों जी रहे हैं? नहीं, आप आज की बात कीजिए ना। आप 93 की बात कर रहे हैं, वो 2002 की बात कर रहे हैं। आज की बात कर रहा हूँ, मैंने पहले आज ही की बात की। नहीं, आप 93 से शुरुआत कर रहे हैं सर। मुझे 93 में कोई इंटरेस्ट नहीं है, 2002 में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे आज की बात बताइए। इसलिए बता रहा हूँ, सिर्फ नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी भी मामला, अभी भी न्याय नहीं मिला है। आज भी जो है
आज भी सर आप इतना हिस्ट्री करेंगे, देश फ्यूचर देखना चाहता है। सुप्रिया श्रीनेत, ठीक है प्रेम जी, आऊंगी मैं ये फिजूल की बहस हो जाएगी। सुप्रिया श्रीनेत, संकट मोचन कांड के अभियुक्तों को फांसी नहीं दी, आज भी हम लोग इसी पर डिबेट करते रह जाएंगे सर। हिंदू मुस्लिम, मैं रेडिकलाइजेशन का जिक्र कर रही हूँ और इसमें दोनों धर्म आते हैं। सुप्रिया जी प्लीज। नहीं, निर्दोष हिंदुओं की मौत जो है, निर्दोष हिंदुओं की मौत, ये फिजूल की बहस है। ठीक है सुप्रिया जी। किस चीज पे ओपनिंग रिमार्क? सुप्रिया श्रीनेत, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है कि नहीं? टॉपिक मैं समझ नहीं पाई, क्या बोलना है मुझे? उत्तर प्रदेश है भाई, उत्तर प्रदेश मुझे टॉपिक है। आपका सवाल नहीं समझ में, क्या सवाल आपने मैंने पूछा? सवाल आपसे पूछा नहीं तो आप समझ कैसे जाएंगे? क्या पूछा? मैंने सवाल पूछा ही नहीं, मुझे लगा आप सुन रही होंगी, डिबेट में हिस्सा ले रही हैं तो आपको सब समझ में आ रहा होगा और आपको एहसास होगा कि किस बात को आगे बढ़ाना है। पर कोई बात नहीं, अब मुझसे अगर आप सवाल जानना चाहती है तो सीधा सवाल ये है कि आज की तारीख में मुद्दा जो है रेडिकलाइजेशन की तरफ बढ़ गया है। अभी विकास पर नहीं, अभी रेडिकलाइजेशन पर चर्चा हो रही है और जिन्ना आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, गन्ना पीछे रह गया है। नहीं, सवाल आपने पूछा नहीं था तो सुन कहां से लूंगी मैं? सवाल तो जब पूछेंगी तभी सुनूंगी ना, वहां तो चिल्पो मची हुई थी। मैडम जी, आपने भाजपा के प्रवक्ता में तो समझ में नहीं आ रहा था क्या सवाल, जब पूछेंगे तो सुनाई देगा। ऐसा है उत्तर प्रदेश देश में 1/6, हाँ तो आप पूछ लिया तो अब शांत रह के सुनिए जवाब। 1/6 आबादी रहती है पूरे देश की उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश जो चुनाव होने जा रहा है वहां पर बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी मुद्दा नहीं रह गया है। वहां पर मुद्दा यह रह गया है कि कैसे कैराना और मुजफ्फरनगर की गर्मी में ठंडी कर दूंगा, शिमला बना देता हूं मैं मई में। अब्बा जान और कब्रिस्तान होने लगा वहां पर। यह होता है रेडिकलाइजेशन और मैं हर तरह के रेडिकलाइजेशन को गलत मानती हूं, चाहे वो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन हो, चाहे वो हिंदू रेडिकलाइजेशन हो। जितना मैं भर्त्सना करती हूं ओवैसी जी के ऊपर हमले की, उतनी ही भर्त्सना मैं उसकी भी करती हूं जिसने गांधी को खड़े होकर गाली दी धर्म संसद में और हमारे गृह मंत्री के मुंह में दही जमी रही। उतनी ही मैं भर्त्सना उसकी करती हूं जब कहा गया कि रोहिंग्यों की तरह नरसंहार किया जाएगा। हमारे गृह मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। सबसे ज्यादा मैं भर्त्सना करती हूं गृह मंत्री की, जिस लड़के ने नरसंहार किया उसके पिता को गृह राज्य मंत्री बनाकर अपने बगल में खड़ा कर आप रैली करते हैं। नैतिकता को आपने सरेआम नीलाम कर दिया। मैं उसकी भर्त्सना करती हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश के किसान आज पूछ रहे हैं नैतिकता कहां है, कहां है धर्म, कहां है कानून, कहां है मर्यादा। अजय मिश्र टेनी को अपने बगल में लेकर घूमना क्या इस देश की नैतिकता और कानून रहेगा? और क्या ये हमें नैतिकता और कानून का पाठ पढ़ाएंगे? सच तो ये 7 करोड़ युवा बेरोजगार है उत्तर प्रदेश में, उनके बारे में बात नहीं होगी। आटे का दाम 2.5 गुना हो गया है पिछले 5 साल में, बेसन का 3 गुना हो गया है, खाने का तेल 3 गुना हो गया है, पेट्रोल डीजल की मैं बात नहीं कर रही हूं, उसके बारे में बात नहीं होगी। हस्तिनापुर से लेकर हाथरस और लखीमपुर पर गृह मंत्री चुप रहते हैं। मैं यह सवाल पूछना चाहती हूं, जब एक चुनी हुई महिला का चीरहरण होता है, इस देश की बाल विकास महिला मंत्री बोलती नहीं है और गृह मंत्री एक शब्द नहीं बोलते हैं। मैं एक महिला होने के नाते उसकी भर्त्सना करती हूं। सवाल यह है, किसी भी तरह का रेडिकलाइजेशन गलत है, लेकिन मुद्दा क्या है? क्या मुद्दा शिमला की गर्मी लाना है वेस्टर्न यूपी में? यह सवाल है उत्तर प्रदेश में और यह सवाल उत्तर प्रदेश जवाब देगा 10 मार्च को। सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं कि मामले जो आज की तारीख में जनता के लिए उठाने चाहिए वो नहीं उठ रहे हैं। देखिए, चुनाव में जब आप जाते हैं तो आप विकास के मुद्दे भी लेकर के जाते हैं और अन्य सारे मुद्दे भी लेकर के जाते हैं। यह अब पसंद पर है कि जनता किसको गंभीरता से ज़्यादा लेती है। सुप्रिया जी कह रही हैं, वो बहुत अच्छी बात कह रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सारी पार्टियों को इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए। जगदीश टाइटलर और भगत का नाम सिख दंगों में शामिल था और वो राजीव गांधी के बगल में बैठ करके और फोटो खिंचवाते थे, तो लोग कांग्रेस से भी ये सवाल पूछ सकता है। संगीत रागी जी, किसी कारणवश आपकी बात कंप्लीट नहीं हो पाई थी, आप अपनी बात फिनिश कीजिए और उसके बाद बीएसपी के प्रवक्ता भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। संगीत।
देखिए रूबिका जी, जब मुस्लिम समाज के अंदर रेडिकलाइजेशन होगा तो उसकी प्रतिक्रिया हिंदू समाज में भी होगी। इसे कोई आदमी रोक नहीं सकता है। मैं ये बार बार कहता हूं कि यदि धर्म के नाम पर कोई एक समुदाय पोलराइज करेगा तो दूसरा समुदाय भी पोलराइज करेगा। एक जाति पोलराइज करेगी तो दूसरी जाति भी पोलराइज करेगी। ये सामान्य नियम है। इसलिए यदि लोगों को ये लग रहा है, कहीं न कहीं एहसास हो रहा है कि आज़ादी के पश्चात भी फिर से भारत में इस्लामिक रेडिकलाइजेशन अपने उफान पर है, तो उसकी प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं हो रही है। एक बात। दूसरी बात, पर मैं एक बात पर आपको रोकना चाह रही हूँ और ये जानना चाह रही हूँ कि क्या आप इसकी प्रतिक्रिया में हो रहे रेडिकलाइजेशन को सही मानते हैं? हो गया प्रवचन भाई। देखिए, मेरा काम सही और गलत का निर्णय नहीं करना है। मैंने एक विश्लेषण किया है कि यदि ए प्रतिक्रिया करेगा मान भी नहीं तो रही बी भी मैं बस ये कह रही हूँ कि क्या आप रेडिकलाइजेशन को जायज ठहराते हैं, वो किसी भी धर्म का हो? नहीं, मेरे ठहराने का कोई मतलब नहीं होता है। मैं कभी भी नहीं कहूंगा। मेरा तो अपना मानना है हिंदू समाज रेडिकलाइज हो ही नहीं सकता है। अभी आप कह रहे हैं कि प्रतिक्रिया होती है, अभी आप कह रहे हैं कि रेडिकलाइज हो ही नहीं सकता है। डिसाइड कर लीजिए ना आप। मैंने क्या कहा? कोई अपवाद। देखिए, दो चीजें हैं रूबिका जी। एक, समाज के अंदर रेडिकलाइजेशन जो है वो डोमिनेंट फैक्टर है, और दूसरे समाज के अंदर जिसको आप कहते हैं प्रतिक्रिया में जो आ रहा है, कई बार जाड़े के अंदर जो है वो हम मंकी टोपी पहन लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बंदर बन जाते हैं। आप जाड़े से मैंने बहुत सिंपल सा आपसे सवाल पूछा। धर्मवीर चौधरी जी, आप क्या मानते हैं? रूबिका जी, ये जो जाति, धर्म, आतंकवाद, मजहब, ठोक देंगे, गर्मी सर्दी की ये जो बातें उत्तर प्रदेश के चुनाव में चल रही हैं, ये सारे मुद्दे बेमानी हैं। आज उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो तार तार हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में ओवैसी की गाड़ी पर हमला किया जाता है, कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण के प्रस्तावक को गोली से मार दिया जाता है, करोड़ों रुपए का काला धन की बंदरबाट उत्तर प्रदेश में सरकार की नाक के नीचे हो रही है। आज उत्तर प्रदेश के चुनाव में पूरा देश का किसान ये पूछ रहा है कि 750 से ज़्यादा जो शहादत किसानों की हुई थी, और सरकार ने कहा था, आज भी गृह मंत्री कृषि मंत्री बोले हैं, तो वो ये जो मुकदमे दर्ज हुए थे किसानों पर, और ये कहा था उस समय शर्तों में कि भाई ये मुकदमे वापस होंगे, उस पर तो कोई कार्रवाई आज तक की नहीं। ये जो आज ब्राह्मण समाज प्रताड़ित है, दलित समाज प्रताड़ित है, ये जो सर्व समाज के लोग प्रताड़ित हैं, मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है, ये इनका क्या चाल चरित्र चल रहा है? ये ठोक देंगे, कहराना। एक पार्टी है जो नाहिद हसन को लेकर के आगे आती है, दूसरी पार्टी कौन सी है जो सुबोध इंस्पेक्टर के हत्यारों को महिमा मंडित करते हैं, फूलों से उसका स्वागत करते हैं। तो ये प्रेम शुक्ला संगीत रागी कौन सा राग अलापना चाहते हैं? जनता आज इनके कुकर्मों से, दुष्कर्मों से आजिज आ गई है रूबिका जी, और जनता इनको बेनकाब कर देगी, चाहे वो नाहिद हसन की पार्टी के लोग हों और चाहे वो बीजेपी के ऐसे कुशासन के लोग हों। आज जनता को रोजी रोटी चाहिए, सद्भाव चाहिए। ये जो आज आतंकवाद की गढ़ी हुई परिभाषा बार बार दी जा रही है। आप दोनों पार्टियों का जिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन नाम प्रेम शुक्ला संगीत रागी का ले रहे हैं। घनश्याम तिवारी जी को जो है आप यहाँ पर वक्त दे रहे हैं, नाहिद हसन आपको याद आ रहे हैं, लेकिन घनश्याम तिवारी कोई दूध के धुले हुए नहीं है। अच्छा, ठीक ये तो शरीफ प्रवक्ता है। मैं तो उस क्रिमिनल की बात कर रहा हूँ जो जेल की सलाखों के पीछे बैठ करके भी आग उगल रहा है। ठीक है धर्मवीर जी, प्रेम शुक्ला जी को जवाब देना है, प्रेम शुक्ला जी को जवाब देना है। आपने उन पर आरोप लगाया है, घनश्याम तिवारी पर आरोप लगाया है। ठीक है, दोनों से जवाब ले लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, लॉ एंड ऑर्डर की हालत खस्ता है इस वक्त उत्तर प्रदेश में। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की हालत जो है पिछले 20 वर्षों में सबसे बेहतरीन उत्तर प्रदेश में है। ये तमाम आंकड़े बता रहे हैं। कुछ घटनाएं हुई हैं और जब भी घटनाएं हुई उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, एक बात। और जो लोग
डेनिश कार्टूनिस्ट के खिलाफ 51 करोड़ रुपए का डाटा क्या कह रहा है कि सबसे ज्यादा देते थे महिलाओं और सुश्री के ऊपर मायावती जो अत्याचार है उत्तर प्रदेश में वो हुए कोई कार्रवाई नहीं करती थी। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आज हर 2 घंटे के अंदर एक बेटी के साथ में बलात्कार हो रहा है। जरा शांत कराइए, ये कौन जिम्मेदार है इसका? मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, जरा शांत कराइए। नहीं शांत नहीं होंगे हम। रूबिका जी इनको शांत। धर्मवीर जी एक एक करके हर 2 घंटे के अंदर एक बेटी के साथ में बलात्कार हो रहा है। धर्मवीर जी कौन जिम्मेदार है? रूबिका जी शांत कराइए। हर कुछ मिनटों में आरोप लगाया। धर्मवीर जी 1 सेकंड रुकिए, एक दूसरे के ऊपर बात करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। प्रेम शुक्ला जी देखिए 2012 से 17 और 2017 से 22 की तुलना में सिर्फ बलात्कार की घटनाओं में 45% की कमी आई है। यह आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल की रिपोर्ट है। इसलिए इस तरह के आप अलग अलग आरोप लगा सकते हैं लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन कृपा करके मेरा एक सवाल है, बताइए ना, याकूब कुरैशी जब डेनिश कार्टूनिस्ट के सिर पर 51 करोड़ रुपए की इनामी राशि घोषित करता है और मायावती के मंत्रिमंडल में मंत्री बना रहता है, आप कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते? ये बताइए ना जरा। टैनी को कौन बचा रहा है? जरा बताइए ना याकूब कुरैशी। अरे आप मुझे बताइए ना, उमाकांत यादव जो मायावती जी के वस्त्र हरण करता है, रुपए लेके उसको टिकट दे देती है, तो आपका ये चरित्र है कि जो आपका ही वस्त्र हरण करे उससे भी रुपया लेके उसको टिकट दे दे, ये आपका चरित्र है। इस चरित्र की जो है आप इतनी जो है प्रशंसा किए पड़े हैं। आप बताइए ना मुझे, उमाकांत यादव ने स्टेट गेस्ट हाउस में मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में क्या सुश्री मायावती का वस्त्र उतारने का दुष्कर्म नहीं किया था? और ब्रह्मदत्त द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने क्या उनकी रक्षा नहीं की थी? क्या इस तथ्य को चिल्ला रहे हैं? खोला था, फिर जहरीली जुबान खोली थी, कौन किसने जेल भेजा था? फिर चिल्ला रहे हैं। याकूब कुरैशी को क्यों चिल्ला नहीं रहा हूं, आपको आईना दिखा रहा हूं। याकूब कुरैशी पर सच्चाई का आईना दिखा रहा हूं आपको। याकूब कुरैशी पर आईना अपना खुद देखिए। आईना दिखा रहा हूं। नहीं, पर मैं अब तक नहीं समझ पाई हूं कि आप लोगों का मुद्दा क्या रहने वाला है। अब तक आप लोगों ने इस बारे में किसी तरह की कोई जानकारी देने की जहमत नहीं उठाई है। सुप्रिया श्रीनेक कुछ कहना चाह रही है। धर्मवीर चौधरी जी आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर, वो कह रहे हैं कि नहीं ध्रुवीकरण। मुद्दा क्या रहेगा भाई सुप्रिया श्रीनेक? ध्रुवीकरण को जनता नकार देगी। ये राम रहीम कृष्ण का देश है, ये गुरु नानक जी मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर बैठा हुआ हर व्यक्ति, यहाँ पर रूबिका जी मैं सिर्फ एक बात यहां पर कहना चाहती हूं, इस शो में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आरएसएस के प्रचारक संगीत रागी जी हो, चाहे वो भाजपा के प्रवक्ता हो, चाहे सपा या बसपा या मैं, हम में से कोई भी आजादी के 75 वर्ष मनाते हुए अपने दिल पर हाथ रख के बताए, जब गांधी की पुण्यतिथि के दिन जय जयकार गोडसे की होती है तो इस सभ्य समाज का, प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का सर झुकना चाहिए या नहीं झुकना चाहिए? ये रेडिकलाइजेशन ऑफ थॉट है या नहीं है? जब लोग खड़े होकर गांधी को मां बहन की गाली देते हैं, वो सभ्य समाज में कबूल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और उन लोगों को चुप रहिए आप, और उन लोगों को फॉलो करते हैं प्रधानमंत्री, उन लोगों को फॉलो करते हैं गृह मंत्री, ये यहां पर ये ले आए हैं। चुप रहिए आप, चुप रहिए आप। आपकी सोच से ये दिन आ पहुंचा है कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर जिसने देश को प्रेम और अहिंसा का संदेश सिखाया, विश्व को संदेश सुनाया, उसके बोलो नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद कह नहीं पाओगे तुम। मजबूरी तुम्हारे प्रधानमंत्री की, हमारे प्रधानमंत्री की है कि रामनगर में छुरी तुम्हारे आपको गांधी के आगे सर झुकाना पड़ेगा, लेकिन गांधी के हत्यारों की जय जयकार करने वालों के साथ तुम खड़े हो। चुप रहो, बातें करते हो यहाँ पर आकर। इस देश में गांधी के हत्यारों के साथ खड़े हुए लोगों से एक सब बात नहीं है। बीच में मत बोलो। प्रेम शुक्ला जी प्लीज, आप लोग अपनी मर्यादा मत भूलिए ना, आप मुद्दों पर बात कीजिए ना। नहीं चुप रहो, क्या कर रही है? नहीं दोनों आप दोनों इस तरीके से बहस नहीं चलेगी। सुप्रिया श्रीनेक आप सुन नहीं रही है ना, वो ये कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं गोडसे मुर्दाबाद, वो कह रहे हैं गोडसे मुर्दाबाद। नहीं मैं और आगे नहीं बढ़ा सकती हूँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये ऑन एयर नहीं जाना चाहिए। आप दोनों इस तरीके, आप दोनों पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो आप जनता को क्या कहेंगे? Thank you.
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।